हेलो। हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं। इस कड़ी में यह अंतिम वीडियो होगा। इस वीडियो में हम आर्टिकल 33 से 35 को देखने वाले हैं। आर्टिकल ये 33 से 35 मूलतः अपवादों को बताते हैं। जो हमने अभी तक मौलिक अधिकार पढ़े उनके अपवादों को बताएंगे और जो विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं उनको बताते हैं। तो पहला आर्टिकल 33 देखते हैं। तो इसमें जो अपवाद दिए गए हैं पढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू विच एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल बी इन देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, member of the forces charged with maintenance of public order, person employed in any bureau or other organization established by state for purposes of intelligence or counterintelligence, person employed in or in concern with the telecommunication system set up for the purpose of any forces, bureau or organization referred to clauses A to C, ये तीनों। B restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duty and the maintenance of discipline among them। बेसिकली यह कह रहा है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो ब्यूरो में काम कर रहे हैं या ये जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाले एम्प्लॉई हैं उनके लिए इन्हें मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि क्या हो, अनुशासन बना रहे और वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से पूरा करें। इसके लिए ये आर्टिकल 33 बात करता है। जैसे कि इसमें मूल प्रावधान दिए गए हैं क्या क्या, इसके लिए शक्ति कौन बना रहा है। अभी हमने देखा तो सिर्फ ये एक्सक्लूसिव शक्ति है किसका, पार्लियामेंट का। अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने का अधिकार केवल भारत की संसद को है। ये राज्य का विधानमंडल इसके लिए शक्ति, कानून बनाने का शक्ति नहीं है। और जो लक्षित समूह दिया गया है टारगेटेड फोर्सेस कौन कौन से, अभी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में हमने देखा। आर्टिकल 33 किनके बारे में बात कर रहा है, तो इसमें सेना जैसे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, साथ ही साथ पुलिस बल, अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, खुफिया एजेंसियां जैसे कि रॉ, आईबी, सीबीआई और इन विभागों के तकनीकी तथा दूरसंचार विंग के कर्मचारी शामिल है। ये सभी इसमें शामिल है। और इस अनुच्छेद का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है पहला, देश के प्रति उनके कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करना, और दूसरा, इन जो बल है, सुरक्षा बल, सेना, इनके भीतर क्या है, अनुशासन बनाए रखना। ये इसका मूल उद्देश्य है अनुच्छेद 33 का। अब इसमें हम देखते हैं तो जैसे प्रतिबंधित होने वाले मौलिक अधिकार कौन कौन से होंगे। संसद द्वारा बनाए गए सैन्य और पुलिस अधिनियमों के कारण इन बलों के सदस्यों की निम्नलिखित अधिकारें क्या होंगी, कानूनन सीमाएं लगाई गई हैं। जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, वो क्या है, बिना अनुमति के मीडिया प्रेस से सीधे बात नहीं कर सकते, पुस्तक या लेख प्रकाशित नहीं कर सकते बिना अनुमति के, ना ही संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक टिप्पणी कर सकते हैं। और अगला आर्टिकल 19(1)(c), संघ बनाने या संगठन बनाने का अधिकार। तो इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे उन्हें अपनी मांगों या हितों के लिए कोई ट्रेड यूनियन, राजनीतिक दल, सामूहिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं होती। वैसे ही अगला है शांतिपूर्ण सभा एवं हड़ताल का अधिकार।
तो बलों के सदस्य किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन, आंदोलन, धरना, हड़ताल आदि में हिस्सा नहीं लेंगी। ऐसा करना क्या होगा? अनुशासनहीनता माना जाएगा। तो ये है मूलतः जो प्रतिबंधित होने वाले मौलिक अधिकार हैं। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय को देखते हैं। तो जैसा कि पहला हम देखते हैं OKA नाम बिहार बनाम भारत संघ। तो इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों में केवल लड़ाकू सैनिक ही नहीं बल्कि जो अन्य काम करते हैं सहयोगी गैर लड़ाकू कर्मचारी जैसे रसोइये, दर्जी, मैकेनिक, नाई आदि भी शामिल हैं। जो रसोइया, दर्जी, मैकेनिक, नाई ये सब जो कार्य करते हैं सशस्त्र बलों पर, उन पर भी ये लागू होता है और उन पर भी ये कड़ी अनुशासनात्मक नियम लागू होते हैं, ऐसा इस केस के तहत बताया था। अगला दिल्ली पुलिस संघ बनाम भारत संघ। तो न्यायालय ने पुलिस बल अधिनियम 1966 की वैधता को पूरी तरह सही ठहराया था और कोर्ट ने कहा था कि लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस बलों को किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन, राजनीतिक संघ बनाने का अधिकार नहीं है, और क्योंकि यह उनकी क्या है, कार्यकुशलता और अनुशासन को चोट पहुंचाएगा, ऐसा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आगे हम देखते हैं संसद द्वारा इसके तहत जो अलग अलग एक्ट्स पारित किए गए हैं, जैसे कि आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957, पुलिस बल अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1966, BSF एक्ट 1966। इसके तहत कुछ एक्ट्स हैं जो संसद द्वारा पारित किए गए थे। अब इसका निष्कर्ष क्या है? यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बिंदु के रूप में हम अनुच्छेद 33 को देख सकते हैं, जहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के तहत दी गई है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो इन सशस्त्र बलों या अन्य सुरक्षा एजेंसियों पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए क्या है, आर्टिकल 33 के तहत रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और यह भी सुनिश्चित करता है कि लोग राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा अपनी सेवा दें और वे आंतरिक मतभेदों, राजनीतिक गुटबाजी से दूर रहकर पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इस कारण से आर्टिकल 33 बनाया गया। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 34। ये मार्शल लॉ के बारे में बताता है। तो जहाँ पर सेना का शासन लगा होता है, मार्शल लॉ लगा होता है, वहाँ पर मौलिक अधिकार किस तरह से रिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके बारे में बात करता है। और ये जो मार्शल लॉ लगा है किसी भी भारत के किसी भी हिस्से में, तो तब संसद कानून बनाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगा सकती है और व्यवस्था बहाल करने पर सैनिक अधिनियमों अधिकारियों के कार्यों का वैधता भी प्रदान कर सकती है। जो भी इस आर्टिकल 34 के तहत अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ पर जो अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो कार्य किए हैं उसे संसद द्वारा वैध करार दिया भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है एक असीमित शक्तियां प्रदान करती है सेना को मार्शल लॉ जहाँ पर लगा है वहाँ के लिए। तो हम पढ़ते हैं, जैसे नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉर गोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, पार्लियामेंट में बाय indemnify any person in the service of union or state or any other person in respect of any act done by him in connection with maintenance or restoration of order in
any area within territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other acts done under martial law in such area। कहने का मतलब है वहां पर संपत्ति को भी कुर्की करने का अधिकार दे दिया जाता है। अब यहाँ पे इसका डिटेल विश्लेषण करें थोड़ा तो देखते हैं। अब क्षतिपूर्ति करने की शक्ति और पावर टू इंडेमनिफाई ये दिया है। यदि किसी आसान क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करने के लिए सैन्य अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाए गए कदमों के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो संसद कानून बनाकर उन अधिकारियों को कानूनी मुकदमा या कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। यह है पावर टू इंडेमनिफाई। और अगला है सैन्य अदालतों के फैसलों को वैध बनाना। मार्शल लॉ के दौरान सैन्य अधिकारियों, मिलिट्री ट्रिब्यूनल या सैन्य अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी सजा, दंडादेश या संपत्ति की जब्ती को संसद कानून पारित करके पूरी तरह वैध और मान्य घोषित कर सकती है। केवल संसद को अधिकार अगला है और इसके तहत जो है केवल नियम बनाने का अधिकार जो है केवल संसद को है। राज्य विधानमंडल इसके तहत शक्ति प्राप्त नहीं है। आगे हम देखेंगे कि मार्शल लॉ क्या है। मार्शल लॉ के बारे में देखते हैं। मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये जो अंग्रेजी कानून कॉमन लॉ से लिया गया सिद्धांत है जिसका अर्थ है सैन्य शासन। अब इसमें क्या होता है, असाधारण शक्तियां दे दी जाती है सैन्य बलों को। इसके तहत क्या होगा, केवल अशांत एवं असाधारण परिस्थितियों जैसे कि विद्रोह, दंगा, युद्ध, कानून व्यवस्था की पूरी तरह ध्वस्त होने पर ही लागू किया जाता है। अगला हम देखते हैं नागरिक प्रशासन का निलंबन। इसके तहत क्या होगा, जो सामान्य नागरिक प्रशासन है वो क्या होंगे, निलंबित होंगे। सामान्य अदालतें भी निलंबित होंगी और शासन की कमान पूरी तरह सेना के हाथों में होगी। और असीमित शक्तियां, तो सेना और विशेष नियमों के तहत शासन चलाती है। शासन बहाली के लिए किसी को भी सीधे गिरफ्तार करने, संपत्ति जब्त करने, साधारण परिस्थितियों में मृत्यु दंड देने तक का अधिकार प्राप्त कर लेती है। आगे हम देखते हैं मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी में अंतर क्या है। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। देखते हैं तो पहले मार्शल लॉ और हम राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी में मुख्य अंतर देखेंगे। जैसे कि क्षेत्र स्कोप क्या है, तो मार्शल लॉ में क्या है, यह देश के किसी विशेष हिस्से या छोटे क्षेत्र में लागू किया जाता है। वहीं पे नेशनल इमरजेंसी पूरे देश या देश के किसी बड़े हिस्से पर लागू किया जा सकता है। वहीं पे प्रशासन पर प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, मार्शल लॉ पे नागरिक प्रशासन और सामान्य अदालतें पूरी तरह निलंबित होंगी और इसका नियंत्रण पूरी तरह सेना के पास होता है। वहीं पे राष्ट्रीय आपातकाल में नागरिक प्रशासन और अदालतें चलती रहती है, लेकिन संघ का ढांचा पूरी तरह एकात्मक हो जाता है, मतलब पावर सेंटर के पास चली जाती है राज्यों से हट करके। अगला है संवैधानिक प्रावधान किस तरह से प्रभावित होते हैं। जैसे कि मार्शल लॉ पे संविधान में इसके लागू करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया या विशिष्ट घोषणा का विवरण नहीं है, परंतु राष्ट्रीय आपात के लिए राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक उद्घोषणा की विशेष विस्तृत प्रक्रिया संविधान में दी गई है। वहीं पे प्रभाव का दायरा हम देखते हैं तो मार्शल लॉ पे यह मुख्य रूप से केवल मौलिक अधिकारों को निलंबित या प्रतिबंधित करता है। वहीं पे
राष्ट्रीय आपातकाल में देखें तो यह न केवल मौलिक अधिकार बल्कि केंद्र राज्य संबंध, राजस्व का वितरण और विधायी शक्तियों पर भी प्रभावित करता है। तो अब हम भारत में जो व्यवहारिक स्थिति है उसको देखते हैं। तो आज़ादी के बाद से ऐसे कड़े ब्रिटिशकालीन मार्शल लॉ तो नहीं लगे हैं, परंतु अशांत क्षेत्रों में क्या है, संसद ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 बनाया है। अफ्स्पा और मार्शल लॉ में अंतर क्या है देखते हैं। यद्यपि अफ्स्पा के तहत सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंभीर शक्तियां जैसे बिना वारंट तलाशी, संदेह पर गोली मारना दी जाती है, लेकिन वहां स्थानीय नागरिक प्रशासन और न्यायपालिका पूरी तरह से निलंबित नहीं होती। इसलिए अफ्स्पा को पूर्णतः मार्शल लॉ नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक सिविल प्रशासन को सहायता के लिए सेना को दी गई असाधारण शक्तियां हैं किन क्षेत्रों पे जहां अशांत क्षेत्र है वहां पे। तो इसका निष्कर्ष हम देखें तो ये अनुच्छेद 34 जो है संविधान में एक सुरक्षा वाल्व है जो गंभीर अशांति और आंतरिक विद्रोह की स्थिति में सेना के माध्यम से देश में व्यवस्था बहाली का मार्ग प्रशस्त करता है। यह अनुच्छेद क्या करता है, राष्ट्र की संप्रभुता और शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विषम परिस्थितियों में कड़े कदम उठाने वाले अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्रदान कर देश की स्थिरता सुनिश्चित करता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 35 आर्टिकल 35। तो अब इसमें क्या है, जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में पार्ट 3 में जो दिए हैं उनके उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य क्या होगा, यह सुनिश्चित करना है कि पूरे देश में मौलिक अधिकार और उनसे जुड़े दंडात्मक कानून एक समान हो, और इसके लिए इसके नियम बनाने के लिए शक्ति किसी के दिया गया है, अनन्य शक्ति, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर संसद के पास है, स्टेट के पास, राज्य विधायी विधानसभा के पास इसके तहत कोई भी शक्ति नहीं दिया गया है। यही बात आर्टिकल 35 करता है। पढ़ के देखते हैं, जैसे क्या बोला गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट शाल हैव legislature of the state shall not have power to make laws। पहला, with respect to any matters which under clause 3 of article 16, clause 3 of article 32, article 33 and 34 may by provided by any law made by parliament। And second, for prescribing punishment for those acts which are declared to be offence under part 3, and parliament shall as soon as may be after the commencement of this constitution make laws for prescribing punishment for the act referred to sub clause 2। तो क्या बोला जा रहा है इसका, अगर हम विस्तृत व्याख्या देखें तो मुख्य कानूनी वर्गीकरण और कार्य क्षेत्र इसमें दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 35 के तहत विशेष परिस्थितियों में कानून बनाने की अनन्य शक्ति किसे दी गई है, पार्लियामेंट को, और देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक एकरूपता ताकि बनी रहे। अब देखते हैं इसमें जो यहाँ पे क्लॉज 2 में बताया गया है विथ रिस्पेक्ट टू कौन कौन से, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 एंड 34, इन्हें हम देखते हैं। तो देखो पहला क्या है, रोजगार के लिए निवास की शर्तें, अनुच्छेद 16 क्लॉज 3। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ विशेष नौकरियों के लिए अगर
स्थानीय निवासी की अर्हता रखते हैं तो इसके लिए केवल संसद ही निर्धारित कर सकती है। राज्य विधान मंडल को इसके लिए यह शक्ति नहीं दी गई है। अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए स्थानीय निवासी रेसिडेंट होने की अर्हता है वहाँ की, उस जगह की, तो इसके तहत नियम बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। अगला है अनुच्छेद अन्य अदालतों को रिट जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 32 क्लॉज 3। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत क्या करती है, रिट जारी करती है। और अगर निचले अदालत को भी रिट जारी करने की शक्ति देना है तो वो कार्य केवल संसद ही कर सकती है विधि द्वारा, है ना। इसके तहत राज्य विधानमंडलों को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। आगे हम बढ़ें तो आर्टिकल 33 सुरक्षा बलों के अधिकारों को सीमित करना। तो इसके तहत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के कर्मचारियों के अधिकारों को सीमित करने वाले कड़े अनुशासन संबंधी कानून केवल संसद बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकती। और फिर आगे देखें तो मार्शल लॉ के तहत क्षतिपूर्ति, यह कार्य भी कौन कौन सा कर सकती है, कानूनी संरक्षण प्रदान कौन कर सकती है, केवल संसद। यह आर्टिकल 35 में कहा गया है। और आगे हम देखते हैं अपराधों के लिए दंड, जैसे कि है ना आर्टिकल 17 बताया गया है। तो समाज में छुआछूत को बढ़ावा देने का अभ्यास में लाने पर सजा का निर्धारण। आर्टिकल 23 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूर, है ना, के तहत खरीद फरोख्त करने के लिए कठोर दंड, ये सभी कार्य संसद करेंगी। इसके तहत नियम संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडलों को इसके लिए शक्ति प्रदान नहीं की गई है, ऐसा आर्टिकल 35 के तहत बताया गया है। अब इसके तहत जो है संसद ने क्या किया है, कुछ एक्ट्स बनाए हैं। उन एक्ट्स को देखते हैं, जैसे कि पहला है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत क्या है, अनुच्छेद 17 के तहत जो छुआछूत को दूर करना है, उसके तहत जो छुआछूत करता है उसके लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला हम देखते हैं SC/ST एक्ट 1989। इसके तहत अनुच्छेद 17 और अन्य सामाजिक अधिकार जो दिए गए हैं, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव, अत्याचार और हिंसा को रोकने के लिए बेहद सख्त और सुरक्षा तंत्र को बेहद सख्त कानून दिया गया है। अगला है बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976, अनुच्छेद 23 के तहत बनाया गया है। तो भारत में सदियों से चली आ रही जबरन मजदूरी या कर्ज के बदले पीढ़ी दर पीढ़ी काम कराने की प्रथा को कानूनी रूप से पूरी तरह समाप्त किया गया इस एक्ट के तहत। अगला है आर्मी एक्ट 1950, अनुच्छेद 33 के तहत बनाया गया। तो सशस्त्र बलों के अनुशासन को बनाए रखने के लिए उनके राजनीतिक प्रदर्शन, हड़ताल या संघ बनाने के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। आगे हम देखते हैं इसके निष्कर्ष पर। तो ये जो आर्टिकल 35 है, ये संघात्मक ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर में यूनिटरी कैरेक्टर का एक बेजोड़ उदाहरण है। यह सुनिश्चित करता है कि जहां नागरिकों के सबसे पवित्र बुनियादी अधिकारों का सवाल है, वहां भारत का एक अखंड राष्ट्र के रूप में कानून बने। यदि राज्यों को इन विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दी जाती है तो देश के अलग अलग राज्यों पर मौलिक अधिकारों के संरक्षण और उनके उल्लंघन पर सजा की दर अलग अलग होती, जो असमानता को जन्म देती। अतः अनुच्छेद 35 पूरे भारत में सामाजिक समानता और न्यायिक एकरूपता का एक मजबूत स्तंभ है। इस तरह से हमने
संविधान के पार्ट 3 को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। आगे आने वाले वीडियो में हम पार्ट 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।